यूनिट 4 ऑफ लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। अंडरस्टैंडिंग फिक्शन के बीच में यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। सो एसवेल के बीच में आपकी दो स्टोरीज आपको यहाँ पे दी गई हैं समझाने के लिए कि आपको फिक्शन जो है वो पूरा समझ आ सके। सो पहले की जैसे हमने पोइट्री के बारे में सारी चीजें देखी थी कि कैसे पोइट्री की कौन कौन सी टर्म्स जो मेन एलिमेंट्स होते हैं पोइट्री के, इसी तरह से ड्रामा के मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसी तरह से अब फिक्शन की बारी है कि फिक्शन को समझते कैसे हैं। बट एज पेपर्स नेम इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, सो फिक्शन को समझने के लिए हमने लिटरेचर का सहारा लिया है। सो दो शॉर्ट स्टोरीज है यहाँ पे, वी विल discuss only one. The first story is three blind men describe an elephant. तीन अंधे आदमी एक elephant को describe करते. It's a very common story, all of us know it. It's by E. संतोष कुमार and प्रियंवदा अग्रवाल ने इस स्टोरी के नोट्स बना के प्रिपेयर किए हैं। So first of all, जैसे यहाँ पे बोला है कि स्टोरी जो है वो फेमस पैराबल पे बेस्ड है, और जहाँ पे तीन ब्लाइंड मैन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि एक एलिफेंट जो है वो कैसा होता है। उसके बाद अबाउट द ऑथर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो संतोष कुमार है, ही इज अ मलयालम राइटर, कंटेम्प्रेरी मलयालम राइटर, एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और उनके एरिया फील्ड जो है उनकी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। एंड दिस एंथोलॉजी जिसमें से ये पोएम ली गई, ये शॉर्ट स्टोरी ली गई है, ये एंथोलॉजी जो है ये 2006 फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में भी उनकी पब्लिश हुई थी। नाउ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की मेन फिक्शन अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या आपको चीजें समझ आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी, कि एक स्टोरी के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। देन हाउ टू एनालाइज अ स्टोरी, किस तरह से वो उसका एनालिसिस पूरा होता है। थीम ऑफ द स्टोरी, मेन मैसेज क्या है स्टोरी के बीच में। कनेक्ट द स्टोरी टू अ रियल लाइफ, कि अब आप कौन सी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आप राइटर की लाइफ से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी खुद की लाइफ से कनेक्ट करेंगे, या जिस टाइम में वो स्टोरी लिखी गई है। फॉर एग्जांपल अभी अगर 9/11 से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखी जाए तो आप उसे 9/11 अटैक से अटैच करेंगे उस स्टोरी को। आप स्टोरी को रियल लाइफ इंसिडेंट से अटैच करते हैं। देन रीराइट द स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये भी आना चाहिए कि यहाँ पे स्टोरी जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके नजरिए से बताई गई है। और अगर आपको बोला जाए कि आप किसी और के नजरिए से पोएम ये स्टोरी लिखे तो आप कैसे लिखेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिक्शन सेक्शन के बीच में से, सो दे आस्क यू टू राइट अ स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू एनालाइज अ स्टोरी, दैट इज हेयर। एक डायग्राम के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया गया, प्लॉट डायग्राम यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया। सो प्लॉट क्या होता है किसी भी स्टोरी की, एज आई हैव डिस्क्राइब, कि एक मैप ऑफ इवेंट्स ऑफ स्टोरी। कहानी में शुरुआत में क्या होता है, एंडिंग में क्या, मिडिल में क्या होता है और एंडिंग में क्या होता है। कहानी और प्लॉट में डिफरेंस ये है कि कहानी तो नॉर्मल कहानी है क्योंकि तीन लोग होते हैं और तीन अंधे लोग वो हाथी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। दिस इज जस्ट स्टोरी। प्लॉट क्या है कि पहले तीन लोग मिलते हैं, उन तीन में से दो कहाँ से आया, एक कहाँ से आए, हाथी उन्हें कैसे मिला, फिर उसके बाद किसने पहले बोला किसने बाद में बोला, ये सारा पूरा एक प्लॉट है। What is exposition? Now plot is divided into three things: beginning, middle and end. Beginning के दो पार्ट हैं, first is exposition and second is conflict. So exposition क्या है? Exposition is कि starting story की starting में जो characters हैं, द सेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी आर इंट्रोड्यूस्ड, कि जैसे कहा जाता है कि एक बार की बात है, सो वो कहानी को सेट किया जाता है एक टाइम फ्रेम के बीच में कि अच्छा एक बार की बात है, या उस गांव की बात है, या एक गांव की बात है। इस तरह से जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। सो जब कैरेक्टर्स को और सेटिंग यानी कि टाइम एंड प्लेस और स्टोरी का बैकग्राउंड जो है इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसे एक्सपोजिशन बोलते हैं। सो हमें जब हम कोई स्टोरी पढ़ने लगे तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में एक्सपोजिशन कहाँ पे लिखा हुआ है कहानी के बीच में। What is the conflict? Conflict क्या है? The struggle or the problem of the compilation in the story forms the conflict. So जो मेन प्रॉब्लम है कहानी के बीच में कि यहाँ पे वो तीन अंधे लोग हैं और प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें हाथी को डिस्क्राइब करना है। सो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट है स्टोरी का। कहानी को कब खत्म कब पूरा माना जाता है, जब जो कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है जब वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि कोई मूवी स्टार्ट होती है तो हमें पता लगता है कि अच्छा इस मूवी में क्या है, कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, किसी की लव स्टोरी शुरू होने वाली है, या कोई कॉमेडी के कोई कुछ कंफ्यूजन क्रिएटेड है वो सॉल्व होने वाला है। तो मूवी खत्म कब होती है, जब वो कॉन्फ्लिक्ट वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, तब वो मूवी खत्म हो जाती है।
व्हाट इज राइजिंग एक्शन, देन जो मिडिल पार्ट है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, राइजिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्स. सो राइजिंग एक्शन क्या है, इट स्टार्ट्स विद द कॉन्फ्लिक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अंटिल द क्लाइमेक्स हैपन. सो कि एक राइज, एक जो उभार है वो कैसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इवेंट जो है वो होते रहते हैं एक के बाद एक जब तक क्लाइमेक्स नहीं आ जाता. सो दैट इज राइजिंग ऑफ द एक्शन. व्हाट इज क्लाइमेक्स, द कॉन्फ्लिक्ट गेट्स ओवर इन द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी विच इज द क्लाइमेक्स. इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो जहां पे जो प्रॉब्लम, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम है कहानी की, जहां पे वो सॉल्व होती है, ये जिसे हम कहते हैं कि एंडिंग हो रहा है, अब सॉल्व हो रही है चीजें, वो पॉइंट जो है स्टोरी का वो क्लाइमेक्स पॉइंट है. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट वही होता है. हमें प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है या स्टोरी में स्ट्रगल क्या है, किस चीज के ऊपर स्टोरी बेस्ड है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे किया है वो क्लाइमेक्स होता है. What is then the ending part of the plot? उसमें falling action and resolution दो चीजें हैं. What is falling action? A point of a story where the problems are resolved, the story comes to an end, and the events leading to the ending are falling action. So जहाँ पे कहानी जो है अब एंडिंग की तरफ आ गई है, सो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे और कहानी जो है वो एक के बाद एक बिल्कुल एंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मूवी स्टार्ट हुई है कि किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है, तो एंडिंग में अब उसकी शादी हो रही है, ओके, बारात आनी शुरू हो गई, रिश्ता होना शुरू हो गया, अब आगे उसकी रस्म हो रही है और फाइनली हैप्पी एंडिंग, गले में वरमाला डाल के लास्ट में शादी खत्म. दैट इज द फॉलिंग एक्शन. क्लाइमैक्स इज कि वो शादी हुई कैसे, एंड फॉलिंग एक्शन इज कि अब उसको पूरा करने के उन्होंने मूवी में कैसे या कहानी में कैसे दिखाया है. What is resolution? It is the end of the story. कहानी का बिल्कुल end क्या है? All the problems or conflicts are resolved. Many stories may have given moral of may even give a moral of the story. So अब resolution में बिल्कुल last में क्या कहा गया है, happy ending क्या बोला गया है, क्या चीज बोली गई है last में. So usually जो कहानियां लिखी जाती है उनमें moral ending देते हैं, कुछ ऐसी सीख दी जाती है कि कहानी के अंत में क्या शिक्षा मिली आपको. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो थी कहानी की बात की प्लॉट डायग्राम, व्हाट एग्जैक्टली इज प्लॉट के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन है. नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ व्यू इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन नैरेटर यानी कि फर्स्ट पर्सन जो कहानी बताने वाला इंसान होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जब आप आई, मी, वी इन तीनों पॉइंट से, आई गो टू स्कूल, इट वॉज मी हु वेंट टू मार्केट, वी वर हैविंग डिनर, वी वर डिस्क्राइबिंग एलिफेंट. सो जब आप, मैं, खुद और हमारे बारे में बात हो वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है. उसके बाद सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यू, योर, योर्स, यू वर गोइंग टू द मार्केट, यू वर ट्राइंग टू फाइंड द एलिफेंट, योर एलिफेंट वॉज मिसिंग, इज इट योर्स. इस तरह से जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यू, योर, योर्स वाले हैं. नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज ही, शी, दे, देयर्स, इट्स, हिज, हर्स. तो ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये सारे थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हैं. दे वर गोइंग टू फाइंड एलिफेंट, they were doing their job, his elephant was lost. so जब आप his के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप खुद बोल रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन है, आप किसी और इंसान सामने वाले से बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, लेकिन आप बात तीसरे इंसान के बारे में करें कि उसका एलिफेंट जो है वो गुम गया है या वो एलिफेंट को ढूंढने गया है. सो वो कौन है? वो थर्ड पर्सन है. आप दो लोग तो आपस में बात कर रहे हो, एक डायलॉग बोल रहा है और एक डायलॉग सुन रहा है. सो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकंड पर्सन सुन रहा है, एंड देन थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है. सो इस तरह से आप पर्सोनास के बारे में आइडेंटिफाई कीजिए. व्हेन वी विल एनालाइज द स्टोरी देन वी विल सी की कहानी आप लोगों को पता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द स्टोरी, बट लेट्स सी कि उन्होंने पूरा एनालिसिस, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताए हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है और ये जो पार्ट्स हमें डिस्क्राइब करे हैं, प्लॉट, एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन, हाउ दे अप्लाई दिस टू द एनालिसिस ऑफ द स्टोरी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. एग्जाम में आपको एक स्टोरी ही दी होगी और आपको उस स्टोरी का एनालिसिस ही करना है. सो लर्न हाउ टू डू द एनालिसिस हियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. ओके, सो नाउ दे आर लुकिंग एट द ईच पार्ट ऑफ द प्लॉट की प्लॉट का हर एक पार्ट जो है वो कैसे है. स्टोरी बिगिनिंग, कहानी की शुरुआत में एक्सपोजिशन होता है और कन्फ्लिक्ट होता है. दो हमारी चीजें हैं यहाँ पे, हमें पता है कि एक्सपोजिशन है एंड कन्फ्लिक्ट है. नाउ वी विल सी कि हाउ वी विल एनालाइज द एक्सपोजिशन एंड कन्फ्लिक्ट. सो एक्सपोजिशन के तीन पार्ट होते हैं. पहला कैरेक्टर, प्लेस एंड द बैकग्राउंड, कि कैरेक्टर कौन कौन है इसके बीच में. सो कुरुविला, अ जर्नलिस्ट हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी. सो कहानी बताने वाला कौन इंसान है? एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट जो न्यूज रिपोर्टर होता है.
कुरुविला उनका नाम है, एंड 3 ब्लाइंड मैन, और 3 ब्लाइंड अंधे आदमियों के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देन प्लेस, प्लेस क्या है? एन ओल्ड लॉज वेयर द नैरेटर एंड द 3 ब्लाइंड मैन स्टेड, जहाँ पे तीनों अंधे आदमी और नैरेटर जो कहानी सुना रहा है वो रुके हुए हैं एक पुराने लॉज में। देन बैकग्राउंड, स्टोरी की बैकग्राउंड कहाँ है? द स्टोरी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कुरुविला, जर्नलिस्ट हु डिड नॉट लाइक इंडिया। कहानी शुरू होती है कुरुविला के इंट्रोडक्शन से, जो एक जर्नलिस्ट है जिसे इंडिया बिल्कुल नहीं पसंद। इन पर्टिकुलर ही डिड नॉट लाइक द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन मीडिया एंड ही ऑलवेज मेड फन ऑफ थिंग्स। कैसे उसको इंडियन मीडिया नहीं पसंद है और वो उनका मजाक उड़ाता है। द नैरेटर एंड हिज कलीग्स ट्राई हार्ड टू कम अप विद स्टोरीज व्हिच मे स्लैवेज देम। और नैरेटर जो है और उसके जो कलीग है, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसी कहानियों के बारे में बात करनी शुरू करता है जिससे पता लगे कि इंडियन मीडिया जो है वो कितना अफवाहें फैलाने वाला या बेवकूफ या गलत है। सो उन्हीं में से एक कहानी जो है वो ये 3 ब्लाइंड मैन की कहानी होती है जो कुरुविला सुना रहा होता है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट, बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे डायलॉग आपको स्टोरी के बीच में से ही दिया हुआ है कि किस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखना इज वेरी डिफिकल्ट। कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह से हम सब लोगों को पता है कि हम अपनी ही बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सो यही इस कहानी का मेन प्रॉब्लम है। होता क्या है कि एक हाथी है, तीनों लोगों को लगता है कि वही सही है। जो हाथी की पूंछ पकड़ता है उसे लगता है हाथी सांप जैसा है, जो हाथी की सूंड पकड़ता है उसे लगता है हाथी पेड़ जैसा है, जो हाथी का पेट पकड़ता है उसे कुछ लगता है। सो जिस इंसान को जो पता लगता है, जिसकी जितनी नॉलेज होती है, वो अपनी उस बात पे उतना ही टिका रहता है। सेम हालत इंडियन मीडिया की है। वो सब आधी आधी खबरें दिखा के लोगों को यही बोलता है कि हम सही है, हमारा सच है, हमारा सच है, यही सब बातें वो लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट मेन यही है कि हम लोग सिर्फ अपनी बातों पे ही अड़े रहते हैं और फुल नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते। नाउ स्टोरी का जो मिडिल है, राइजिंग एक्शन के बीच में क्या होता है? सो राइजिंग एक्शन के बीच में हम बताना कि कितने एक्शन जो है, कितने मेन एक्शन स्टोरी में हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मूवी की स्टोरी डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए कि किसी मूवी में क्या हुआ, लेट्स से 3 इडियट मूवी में क्या हुआ, सो आप बताएंगे कि पहले कुछ लोग कॉलेज आते हैं, फिर उनके प्रिंसिपल से उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, देन किसी लड़के का वहां पे सुसाइड हो जाता है, उसके बाद वो लोग एजुकेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी लव स्टोरी भी स्टार्ट होती है। इस तरह से आप एक के बाद एक एक्शन, जो मेन एक्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरह से स्टोरी के इवेंट 1, 2, 3 और जो 3 मेन इवेंट्स है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। यू कैन रीड दीज इवेंट्स ऑन योर ओन। These are very simple. Then the climax, की मेन क्लाइमैक्स में क्या होता है, स्टोरी के किस इस सेक्शन में जो मेन जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है। सो ही गेट्स अ क्लियर आइडिया ऑफ 3 men's idea on how an elephant looks according to them or what is their experience with an elephant. So event 1 का जो क्लाइमैक्स था वो क्या था कि the 3 men were discussing the cricket match and how they missed ball by ball running commentary, but no one cares. So these are the lines from, and then event 2, once narrator was established a level of comfort between him and 3 blind men, he raised the subject of asking the 3 men's view of an element, what a little apprehension. And then स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह से क्लाइमैक्स जो है वो लेकर आया गया है। सो दिखाया है कि किस तरह से राइटर ने धीरे धीरे उन तीनों आदमियों से बात करनी शुरू करी और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें समझाने की भी कोशिश करी कि ओके, एट द एंड ऑफ द डे एलिफेंट जो है वो है कैसा, उसको पता लगता है। सो स्टोरी के एंड में क्या होता है, फॉलिंग एक्शन के बीच में चंद्रा बिगिन वेरी फॉन्ड ऑफ एलिफेंट्स, गॉट अ टैटू मेड। सो चंद्रा जो है उन्होंने एक टैटू बना लिया होता है। व्हेन ही शोड द टैटू द नैरेटर वाज शॉक्ड बाय द डिस्टॉर्टेड इमेज। सो नैरेटर को दिखता है कि ये क्या इमेज बनाई है उन्होंने, ये तो कहीं से भी हाथ ही नहीं लग रहा है। सो रेजोल्यूशन, उसके बाद क्या दिखाया है, कौन सी लाइन से रेजोल्यूशन का पता लगा है। बाय द टाइम नैरेटर लेफ्ट द 3 blind men's room and went to his room, he had realized that the men had their own interpretation based on their experience. So अब एंडिंग में नैरेटर बिल्कुल बता रहा है कि उसको तीनों लोगों से मिलकर पता लगा कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हाथी के बारे में। सम ऑफ देम फार फ्रॉम द ट्रूथ एंड सम ऑफ देम वर ट्रू बट ओनली टू द 3 blind men. सो कुछ सच जो है वो बिल्कुल उनकी पहुंच से दूर है और कुछ उनको लग रहा है कि हाँ जो हम कह रहे हैं वही सच है। सो हाथी की पूंछ सांप जैसी ही होती है, हाथी के जो सूंड होती है वो पेड़ जैसी ही होती है, लेकिन
ये आधे सच है. Since all had different perspective on the idea of element, so he also wondered if an element carrying an idol of darkness was waiting for him in the room. So वो खुद भी इस बारे में सोचते हैं कि जैसे हाथी का सबके ऊपर different point of view और different perspective है, so उनका जो जर्नलिस्ट वाला काम है उससे related भी क्या ये बात सच है या नहीं. He was led to wonder the same in spite of the fact that he is being a sighted person knew well what an elephant looks like and how could it be in his room. So यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, इफ एन एलिफेंट कैरिंग एन आइडल ऑफ डार्कनेस वाज वेटिंग, ये एक तरह से व्यंग है कि क्या एक हाथी जो है वो अंधेरा लेके उनके कमरे में भी इंतजार करा अंधेरे की मूर्ति लेकर. सो ये दिखाने के लिए कोशिश की गई है, लास्ट में रिजोल्यूशन एक मोरल मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कई बार जानते बूझते हुए भी लोग जो है उनको लगता है कि उनके बीच में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारी ही बात सच है. सो कई बार बहुत अच्छे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. सो अब अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात आई, अब अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करने को बोला जाए कि आप जो है नैरेटर के पर्सपेक्टिव से नहीं, जो जर्नलिस्ट है उनके पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि लेट्स से कि आप हाथी के पर्सपेक्टिव से कहानी लिखें कि एक हाथी को कैसे ये कहानी लगी होगी. सो ऑफ कोर्स वो लिखेंगे कि आई एम एन एलिफेंट एंड आई मीट 3 ब्लाइंड मैन, दे वर टचिंग माई टेल. वो इस तरह से मेरी पूंछ को छू रहे थे, मेरी इसको छू रहे थे, मैं उनकी बातें सुन रहा था, वो मेरी बातें नहीं सुन. सो ये एलिफेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है. वहीं पे 3 अलग कैरेक्टर्स जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिखने को उस कहानी बोला जा सकता है. सो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर आप कैसे कहानी लिख सकते हैं. एक बार और एक सारे एनालिसिस जो है उसको दोबारा से देखते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझ आना. सो आपको ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपने एनालिसिस करना. बिगिनिंग में आपने बताना है कि किस लाइन से आपको एक्सपोजिशन का पता चला है, किन डायलॉग से किस वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट का पता चला कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, राइजिंग एक्शन में क्या क्या एक्शन आपने देखे, क्लाइमैक्स में आपको कैसे पता लगा कि अब क्लाइमैक्स शुरू हो गया है, फॉलिंग एक्शन क्या हुआ, रेजोल्यूशन क्या हुआ. ये सारी चीजें आपको एक स्टोरी की पता होनी चाहिए जो भी स्टोरी आपको दी हुई है. आफ्टर दैट कैरेक्टर्स के बारे में कि यहाँ पे बोला गया कि सारे कैरेक्टर जो है वो स्टैटिक है. स्टैटिक मीन्स कि उनकी ग्रोथ या चेंज नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि कैरेक्टर जो है वो ग्रो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें कैसे दिखाया है कि जो बच्चे का कैरेक्टर और जो टीचर का कैरेक्टर है वो दोनों ग्रो करें. स्टार्टिंग में वो दोनों ही परेशान रहते हैं, अपने आप से इरिटेटेड रहते हैं और दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है. लेकिन जैसे जैसे मूवी की एंडिंग आती जाती है उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और वो मैच्योर भी होते जाते हैं, वो थोड़ा डेवलप भी होते हैं. वहीं पे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कहानी की शुरुआत में जैसे थे कहानी के अंत में भी बिल्कुल वैसे ही थे. जो तीनों ब्लाइंड मैन कहानी की शुरुआत में उनकी जैसी सोच थी, कहानी के एंडिंग में भी वैसी ही सोच थी. और जर्नलिस्ट जो कहानी की शुरुआत में ही जिसको लग रहा था कि लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होती है, एंडिंग में भी उसे वही लगा कि हाँ लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स होती हैं. देन थीम ऑफ द स्टोरी की स्टोरी का मेन इम्प्लाइड मीनिंग, मेन जो पर्पस है स्टोरी का, मेन जो मकसद है, जो मेन इसकी लेट्स से कि मीनिंग है वो क्या है. सो वो चीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि क्या इसकी मेन थीम है. Of course, the main theme of this story is that जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है और हर कोई उसे जानने की कोशिश करता है. लेकिन पूरा सच क्या हम जान सकते हैं और जो हमें लगता है कि पूरा सच है क्या वो वाकई पूरा सच है या हमें दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए, असलियत में सच्चाई क्या है या किस तरह से हम ट्रुथ के पीछे जा सकते हैं. दैट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. Then the glossary, important words are given here. You can read these words, their meaning is given. And then for your check your progress, these questions are given here. Write a different part of the story. कहानी का अलग जो अलग अलग पार्ट है वो लिखे और उन्हें डिस्क्राइब एक्सप्लेन करें. डू यू एग्री विद द थीम ऑफ द स्टोरी दैट ईच पर्सन मे हैव हिज ओन पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम टॉपिक, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल. सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि आपको लगता है कि थीम जो है कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है, ये थीम सच है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, और फिर आपको जस्टिफिकेशन देना है, यानी कि आपको बताना है कि आप एग्री करते हैं तो क्यों एग्री करते हैं. Then third question, underlying theme of the 3 blind men and elephant expresses the difference in perception of human being. Explain and justify your answer by giving evidence from the story. So see, question 2 and 3 are both same but the language is different. Answer दोनों का same ही होगा. 3 blind men describe an elephant is written from the narrative perspective. If you were to rewrite story from a third person point of view, what changes would you bring in the story? So अब अगर आप third person point of view से लिख रहे हैं, यानी कि आप समझिए कि आप एक let's say कि आप भगवान हैं और आपने उनको ये कहानी होते हुए देखा.
आप उसके बारे में लिख रहे हैं, या आप उस होटल के मालिक हैं, अब आपने एक कहानी होते हुए देखी है, अब आप उस कहानी के बारे में लिख रहे हैं। सो रीराइट द स्टोरी फ्रॉम अ सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे थर्ड पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सेकंड पर्सन, यहाँ पे आप यू योर के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, एंड यहाँ पे आप दे देयर हिज हर इट्स इस पर्सपेक्टिव से आप ये स्टोरी लिखेंगे। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, सो प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में एक और स्टोरी है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट इफ बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम इफ आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, देन प्लीज ट्राई टू लर्न दैट हाउ टू एनालाइज अ पोएम, आप हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी, आपको पूरा एनालिसिस करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी, ढूंढनी एक स्टोरी में आनी चाहिए। इफ यू नो दिस देन दैट्स डन। थैंक यू।